एविडेंस में आपका देखिए प्रिजम्पशन चल रहा था, और इधर भाई नए लोग प्रयास ये करें कि आपका दो तीन बातें इधर से याद रखिएगा। 79 से लेकर और 90 तक दस्तावेजों संबंधी प्रिजम्पशन यानी क्या उपधारणा या अनुमान दिया गया है। और नए लोग ये बस याद रखें कि कौन में प्रिज्यूम रहेगा तो तथ्य की उपधारणा, शैल प्रिज्यूम रहेगा जिस बेयर एक्ट में माने धारा में वह विधि की खंडनीय उपधारणा, और कंक्लूसिव प्रूफ अगर दिया रहे तो विधि की अखंडनीय उपधारणा। ये तीन नियम याद रखें। में प्रिज्यूम रहे तो तथ्य की खंडनीय उपधारणा है, यानी कि विपक्षी विपरीत साक्ष्य देकर उसका क्या कर सकता है, खंडन। इसके बाद आपका दूसरा जो इसमें पढ़ना है, सेक्शन याद करना पड़ेगा। सेक्शन वाइज पूछा जाता है, कभी आपका पूछ ले रहा है 85। वैसे बिहार और यूपी का जो मॉडल है वह आपका 90 और 90 ए, आपका 90 ए और ये दोनों में पूछा। 90 बिहार में पूछा था पिछली बार। मैंने इधर से एक क्वेश्चन बनने का चांस रहता है, कम से कम एक या अधिकतम दो। तो अब हम बता रहे थे, फिर एक बार शुरुआत करें आपका, फिर एक बार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से शुरुआत किया जाए। हम बताए थे शुरुआती दौर में सामान्यतः प्रत्येक तथ्य को या तो मौखिक साक्ष्य द्वारा या दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना आवश्यक है। लेकिन तीन तथ्य, तीन बातें या तीन फैक्ट ऐसे हैं जिन्हें साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। पहला जुडिशियल एडमिशन यानी कि न्यायिक स्वीकृतियाँ, दूसरा उपधारणाएं, और तीसरा न्यायिक अवेक्षणीय तथ्य। तो आपका न्यायिक स्वीकृतियाँ 58 में, न्यायिक अवेक्षणीय तथ्य साबित करना आवश्यक नहीं है 56 में, और जो प्रिजम्पशन आएगा दस्तावेज संबंधी अनुमान लगा लिया न्यायालय तो 79 से लेकर 90 ए, अन्य अनुमान 107 से लेकर 114 ए, इन्हें प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि जिन बातों का न्यायालय अनुमान लगा लेता है, जैसे एक अनुमान लगाया जाए, अगर चोरी के कुछ समय पश्चात किसी व्यक्ति के पास चोरी का माल बरामद होता है तो न्यायालय अनुमान लगा सकेगा कि या तो यह चोर है या चोरी का माल जानते हुए रखा है। अब ये यही चोरी किया है। अब इस बात को साबित नहीं करना है क्योंकि न्यायालय ने क्या लगा लिया, अनुमान। अब चोर पर यह सबूत का भार चला गया कि वह साबित करे कि उसने चोरी नहीं की, या जो भी सामान रखा है दुर्भावना में नहीं बल्कि किस में रखा है, सद्भावना में। तो उपधारणा काम क्या करती है, तो उपधारणाएं साक्ष्य नहीं होती, सबूत के भार को एक पक्षकार से किस पर शिफ्ट कर देती है, दूसरे पर। यह भी पूछा जाता है क्वेश्चन, तो उपधारणा का प्रभाव क्या होता है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ को किस पर शिफ्ट कर देती है, दूसरे पर। तो 79 अवेयर एक्ट की भाषा देखिए। 79 प्रमाणित प्रतियों के असली होने के बारे में उपधारणा। फिर कुछ सेक्शन याद रखिए, पब्लिक डॉक्यूमेंट या लोक दस्तावेज किस धारा में, 74 में, प्रमाणित कापी 76 में, प्रमाणित कापी पेश करिए 77 में। और जब पेश कर ही दिए हैं तो न्यायालय ये मान कर चलेगा कि ये कापी सही है, देने वाला भी सही था, उसकी साइन है और उसी की मुद्रा है, और मूल की ये असली नकल है कि नकली, असली जो मूल में लिखा है वही बातें इस फोटो स्टेट कॉपी में या प्रमाणित कॉपी में क्या है, लिखी गई है। लेकिन क्योंकि अकाट्य तर्क तो है नहीं, आपका न्यायालय उपधारणा करेगा। करेगा का मतलब कि अनुमान लगाने के लिए बाध्य है, लेकिन विपक्षी इस अनुमान का खंडन कर सकता है, इस अनुमान को गलत साबित कर सकता है। यानी कि जो 79 में प्रमाणित प्रतियों के बारे में अनुमान है, प्रिजम्पशन है, वह विधि का अनुमान है,
लेकिन अखंडनीय नहीं बल्कि क्या है, खंडनीय। खंडनीय माने विरोधी कह सकता है कि जो बातें प्रमाणित कापी में लिखी गई है यह मूल कापी में नहीं है, मूल कापी में दूसरी बातें हैं और प्रमाणित कापी में दूसरी। अब 79 के बाद 80 आ जाइए। साक्ष्य के अभिलेख के तौर पर पेश की गई दस्तावेजों के बारे में उपधारणा, यानी कि अगर न्यायिक कार्यवाही या किसी मजिस्ट्रेट ने कोई साक्ष्य लिया है, कोई कथन लिखा है और वह दस्तावेज न्यायालय में पेश किया जाता है तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा। करेगा में तुरंत पकड़ना है। विधि की उपधारणा हुई कि तथ्य की, विधि की, खंडनी की अखंडनी, खंडनी कि यह दस्तावेज सही हैं। वे परिस्थितियों भी पूछा गया है, वे परिस्थितियां सही हैं जिस परिस्थितियों में ऐसा कथन लिखा जाना चाहिए। लेकिन ये खंडनी है, यानी कि जैसे कि इसका उत्तम उदाहरण आप लिख सकते हैं, 164 देख सकते हैं, या पहचान परेड 54A CRPC, यानी कि CRPC की 2 धाराएं आपका उदाहरण दिया जा सकता है। एक ही उदाहरण दे रहा हूँ। आपका 54A याद करके जाइएगा, पहचान परेड या आइडेंटिफिकेशन या शिनाख्त या अनन्यता की कार्यवाही कार्यपालक मजिस्ट्रेट संपादित कराते हैं, और अगर पहचान परेड वाला दस्तावेज पेश किया जाता है तो धारा 80 के तहत न्यायालय ये अनुमान लगाएगा कि पहचान परेड सही ढंग से संपादित की गई थी और ये दस्तावेज क्या था, सही। लेकिन अभियुक्त इसका खंडन कर सकता है कि जो नियम पहचान परेड के हैं उन नियमों का उल्लंघन करके पहचान परेड कराई गई है, अतः इस दस्तावेज में कही गई बातों को स्वीकार न करें। तो खंडन कर सकता है कि नहीं, अभियुक्त कर सकता है। 81 राजपत्रों समाचार पत्रों, पार्लियामेंट के प्राइवेट एक्टों या अन्य दस्तावेजों के बारे में उपधारणा, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भारत के राजपत्र में, यानी कि राजपत्र होता है हर एक सरकार देश का, जैसे कि उत्तर प्रदेश का राजपत्र, भारत सरकार का राजपत्र, तो आप लोग बताइए, जब भी कोई नोटिफिकेशन जारी होता है तो आप देखे होंगे कि जैसे ही PDF फाइल आप निकालते हैं तो ऊपर लिखा रहता है, मूल कापी निकालते हैं या डायरेक्ट ही निकालिए मूल कापी नेट से, तो भारत का राजपत्र। तो जो बातें राजपत्र में प्रकाशित हो गई और वे आप न्यायालय में पेश कर रहे हैं तो न्यायालय क्या अनुमान लगाएगा कि क्या ये बातें सही हैं कि गलत हैं, बताइए। सही हैं। वर्तमान समय में इंटरनेट पर अपलोड किया जा रहा है राजपत्र, तो उसका नियम देखिए क्या है। मैंने नियम सरकार ने बनाया है कि जब अपलोड इंटरनेट पर हो गया जिस तारीख को, उसके 48 घंटे बाद ये माना जाएगा कि सबको सूचना मिल गई है, सबको इस बात की जानकारी हो गई। भले आप जानकारी रखते हो या, तो इंटरनेट पर तो राजपत्रों के बारे में बस एक लाइन आपका 80। इसके बाद MP में 81 ये पूछा गया है, इलेक्ट्रॉनिक रूप में राजपत्र के बारे, ये विधि की उपधारणा सब चल रही है। खंडनी इलेक्ट्रॉनिक रूप में राजपत्रों के बारे में उपधारणा, तो वहीं अगर भारत की सरकार ने इंटरनेट पर कोई अधिसूचना अपलोड की है तो क्या न्यायालय अनुमान लगाएगा कि वह अधिसूचना सही है कि गलत है, सही है। तो अगर आप पेपर में निकलवा दिया गया तो आपका 81, और वहीं इंटरनेट पर अपलोड कर दिया गया तो एक धारा कौन सा बढ़ जाएंगे, 81A। ये MP में क्वेश्चन बना है, थोड़ा अंडरलाइन करिएगा। उपधारणा करेगा, यानी कि एक ऐसी उपधारणा है विधि की, खंडनी की अखंडनी, खंडनी। 82 आ जाइए, छोड़ दीजिए, 83 आइए। सरकार के प्राधिकार द्वारा बनाए गए मानचित्रों
या रेखाओं के बारे में उपधारणा 83 में है। आइए देखा जाए इसको। जब भी 83 पढ़िएगा तब एक धारा वहाँ जोड़ लीजिए, आपका 36। देखिए, जो मानचित्र रेखा या चार्ट बनाया जाता है, जैसे कि आपका दो समस्या याद रखिए। एक तो सरकार के प्राधिकारी बनाते हैं, जैसे उदाहरण दो तीन देखिए। जैसे कि आप मैंने पुलिस रेगुलेशन में पढ़े थे, नक्शा नज़ीर की घटना स्थल का आपका नक्शा बनाया जाएगा आईओ यानी कि इन्वेस्टिगेशन अफसर द्वारा। और अगर नक्शा बनाने में कोई समस्या उसे आती है तो किसकी सहायता वह लेता था? लेखपाल की, यानी कि लेखपाल की सहायता ली जाती थी। पैरा 114 खूब पूछा गया है पीओ में, कौन सा पैरा है? उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन का कौन सा पैरा? धारा नहीं भाई, वहाँ कौन? पैरा 114 किसकी सहायता लेता था? लेखपाल की। तो ये जो लेखपाल साहब या जो सरकार नक्शा बनवाती हैं शहर का, गांव का, इत्यादि का, अगर सरकारी प्राधिकारी ने नक्शा बनाया है और वह नक्शा कोर्ट में पेश किया जाता है तो न्यायालय एक अनुमान लगाकर चलेगा कि ये नक्शा सही है कि गलत है। सही है तो किस धारा में नक्शा सुसंगत है? मानचित्र रेखा 36। और किस धारा में जब कोर्ट में पेश किया गया तो सही कोर्ट ने मान लिया? तो 83। अब देखिए बैरक सही रहेगा, 36 जोड़कर पढ़िएगा। मानचित्र चार्ट रेखा कहाँ सुसंगत है? 36 में अभी पढ़ाना है। और आपका ये जो पेश किया गया मानचित्र इत्यादि किस धारा में अनुमान लगाया जाएगा? अब 83 में बैरक देखना है थोड़ा कि सेल प्रिज्यूम लिखा है कि कंक्लूसिव प्रूफ की मे प्रिज्यूम। अगर मे रहेगा तो तथ्य की खंडनी उपधारणा, सेल रहेगा तो विधि की खंडनी, और कंक्लूसिव प्रूफ रहेगा तो विधि की अखंडनी, अकाट्य निर्विवाद प्रमाण। बेरक देखिए, सरकार के प्राधिकार द्वारा बनाए गए मानचित्रों या रेखाओं के बारे में उपधारणा, जैसे लेखपाल इत्यादि जो भी बनाए, अब उतना चाहे आईओ बनाए, न्यायालय यह उपधारित करेगा। करेगा तुरंत पकड़ लेना है शब्द कि ये 83 की जो उपधारणा है कैसी उपधारणा है? ये विधि की उपधारणा है। कैसी? खंडनी की अखंडनी? खंडनी। तो न्यायालय यह उपधारित करेगा कि वे मानचित्र या रेखाएं जो केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के प्राधिकार द्वारा बनाए गए तात्पर्य हैं, यानी कि जो कर्मचारी बनाया हो या तो केंद्रीय सरकार के अथॉरिटी द्वारा या किसके द्वारा? राज्य सरकार के अथॉरिटी द्वारा, वैसे ही बनाए गए थे जैसे वास्तव में था। वे नक्शे शुद्ध हैं आपका, किंतु किसी मामले के प्रयोजन के लिए बनाए गए मानचित्रों या रेखाओं के बारे में यह साबित करना होगा कि वे सही हैं। यानी कि अगर राज्य सरकार या केंद्र सरकार ने किसी को प्राधिकृत किया, जैसे लेखपाल को इत्यादि को, कि गांव का नक्शा बनाओ, और वह गांव का नक्शा बनाकर बना दिया है तो न्यायालय में पेश किया जाता है तो ये माना जाएगा, ये उपधारणा की जाएगी कि ये नक्शा सही है और गांव में जो जैसा स्थिति है वैसा ही नक्शा है। शुद्ध है कि अशुद्ध है? शुद्ध है। लेकिन अन्य मामलों के लिए, अन्य मामले में व्यक्तिगत मामले, जैसे कि आपका मान के लिए कोई अपराध हुआ और उस अपराध के घटना स्थल का नक्शा नज़ीर बनाया गया तो उसके बारे में उपधारणा नहीं की जाएगी। हाँ, ये है कि अब साबित करना पड़ेगा कि जो घटना स्थल का नक्शा दरोगा जी ने बनाया था वह नक्शा सही था कि गलत था? सही। तो तुरंत जाकर आइयो देखेंगे डायरी पर, तुरंत नक्शा उक्शा कितना दूरी से खून मिला, क्या मिला, तुरंत घेर देते हैं स्थान को। और नक्शा बनाना किधर पूरब, किधर पश्चिम, किधर उत्तर, तुरंत आपका नक्शा बनाना क्या करते हैं? शुरू। 84 आ जाइए।
विधियों के संग्रह और विनिश्चयों की रिपोर्टों के बारे में उपधारणा 84 में भी, क्योंकि अब शब्द देखिए क्या लिखा गया है। यहाँ थोड़ा अंदर जाकर क्वेश्चन बना है, थोड़ा सतर्क रहना है। न्यायालय हर ऐसी पुस्तक का जिसका किसी देश की सरकार के प्राधिकार के अधीन मुद्रित या प्रकाशित होना और जिसमें उस देश की कोई विधियां अंतर्विष्ट होना तात्पर्य है, तथा हर ऐसी पुस्तक का जिसमें उस देश के न्यायालय के विनिश्चयों की रिपोर्ट अंतर्विष्ट होना तात्पर्य है, असली होना उपधारित करेगा। भले आप न पकड़ पा रहे हो, थोड़ा यहाँ आपको सतर्क करना पड़ेगा और सतर्क रहना है। क्वेश्चन बना है, इसको थोड़ा डिटेल में देखिए। देखिए, अगर भारत की विधि है तो ऐसी कंडीशन में आपका 56 बताती है, मतलब 57, कि भारत में जो भी कानून लागू है उसे साबित नहीं करना है। न्यायालय उन कानूनों को स्वतः जानने के लिए, स्वतः जुडिशियल नोटिस लेने के लिए, न्यायिक सूचना लेने के लिए, न्यायिक अवेक्षा करने के लिए बाउंड हैं। 57 में 13 बातें बताई गई हैं, जिसमें कि भारत में प्रचलित समस्त विधियां भी क्या हैं, शामिल। अब यही पूछा गया था, सामान्य विधि, विशेष विधि, स्थानीय विधि, प्रथाएं, मुस्लिम विधि, हिंदू विधि, उपर्युक्त सभी की न्यायिक अपेक्षा ली जाएगी। तो विधि का मतलब कि सभी, कस्टम और यूजेज भी क्या है, विधि। ये क्वेश्चन आ चुका है। कितने कितने खंड हैं, 13। अब सार्वजनिक अवकाश के बारे में अनुमान मने न्यायिक अपेक्षा ली जाएगी कि नहीं ली जाएगी, कि सरकार ने किस तारीख को छुट्टी घोषित की है, ये साबित नहीं करना है। ये तो न्यायालय स्वयं जानने के लिए क्या है बात। अब थोड़ा फॉरेन पर जाइए। अगर देखिए, जो विदेशी निर्णय होते हैं या जो विदेशी कानून होते हैं, उस कानून को भारत के न्यायालय मानने के लिए बाध्य नहीं है भारत के न्यायालय। लेकिन भारत के न्यायालयों में उनको नज़ीर के तौर पर पेश किया जाता है, दृष्टांत या पूर्व निर्णय या उदाहरण के तौर पर पेश किया जाता है। जैसे एडल्ट्री या जार कर्म का अपराध था, तो जो पिटिशनर था तमाम देशों के नियम निकाला था और बताया था कि हजूर इन इन देशों में एडल्ट्री या जार कर्म अपराध था, लेकिन अपराध से अब बाहर कर दिया गया है। अतः आप इन देशों का सहारा लेते हुए इनका अनुसरण करिए और आप भी एडल्ट्री को क्या करिए, शून्य घोषित करिए। तो नज़ीर दिखाई गई। अब समस्या यह है कि अगर इंग्लैंड का कोई कानून भारत में साबित करना है यही क्वेश्चन एपीओजे में बना है कि फॉरेन लॉ को या विदेशी विधि को भारत में साबित करना होगा, लेकिन भारतीय विधि को साबित नहीं करना है। तो भारत में जो लागू कानून है उनके लिए आपका एविडेंस की धारा 57 काम करेगी और न्यायालय उनको स्वयं जानने के लिए क्या है बात। अब यही क्वेश्चन विदेशी विधि। तो पहला क्वेश्चन जो अच्छा बना है, भले अलग से लिख लीजिए, कि फॉरेन लॉ को साबित करने के क्या तरीके हैं, यानी कि इंग्लैंड में इस विषय पर कैसा कानून है। अगर हम भारत में साबित करना चाहते हैं तो दो तरीके हैं, एक सेक्शन 38 है और दूसरा सेक्शन 45। यही क्वेश्चन आया था। अलग से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि विदेशी विधि को साबित करने के दो उपाय हैं या दो तरीके। क्वेश्चन आ चुका है, सतर्क रहिएगा। फॉरेन लॉ को भारत में कैसे साबित किया जाएगा, तो दो तरीके हैं, सतर्क रहिएगा। पहला तरीका है सेक्शन 38 में, कि
उस देश के सरकार के प्राधिकार के अधीन उस विषय पर जो पुस्तक प्रकाशित हुई थी वह पुस्तक ही भारत के न्यायालय में क्या किया जाए, पेश। यानी कि इंग्लैंड का कानून क्या है, तो इंग्लैंड की सरकार के प्राधिकार द्वारा, अथॉरिटी द्वारा जो पुस्तक आपका छपी थी, प्रकाशित हुई थी, वह किताब लाकर भारत में क्या करिए, कोर्ट में रख दीजिए। अगर न्यायालय के निर्णय हैं तो वहाँ जो पत्रिकाओं में निर्णय छपते हैं वह पत्रिका भारत के न्यायालय में पेश करनी पड़ेगी। यानी कि दो उपाय हो गया, या तो किताब या जो जजमेंट छपते हैं जिस पत्रिका में वह पत्रिका आप पेश करिए, ये पहला उपाय हुआ। दूसरा उपाय 45 में है कि विदेशी विधि क्या है, इस विषय पर न्यायालय एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकता है, विशेषज्ञ की राय ले सकता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बना है, गलत न हो कि विदेशी विधि को कैसे साबित किया जाएगा, तो वहाँ की पुस्तक पेश करके फिर दूसरा देगा विशेषज्ञ की राय लेकर, उपर्युक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो कितने तरीके हुए, दो, गलत ना हो। और सेक्शन वाइज हम बता रहे हैं कि पुस्तक पेश कर दीजिए तो कौन सी धारा, 38। और एक्सपर्ट ओपिनियन, किस पर एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं ली जाएगी, भारतीय वित्त की विदेशी वित्त की दोनों। हाँ, किस पर नहीं ली जाएगी और किस पर ली जाएगी, विदेशी वित्त। किस पर नहीं ली जाएगी, भारतीय वित्त। खूब भरमा देता है, ऐसे नहीं ली जाएगी। अब तुरंत दिमाग में बैठाइए, अगर विदेश की सरकार के प्राधिकार के तहत कोई किताब छपी है या वहाँ के न्यायालयों के निर्णय किसी पत्रिका में छपे हैं और वह किताब या न्यायालय के निर्णयों को भारत के न्यायालय में पेश किया जाता है, तो भारत के न्यायालय ये मान कर चलेंगे, ये अनुमान लगा कर चलेंगे 84 के तहत कि वह किताब सही थी और वह पत्रिका में जो बातें हैं सही थी। तो सही अनुमान लगाया जाएगा कि गलत है, तो कौन सी धारा में अनुमान इस बारे में लगाया जाएगा, 84। कौन सी धारा में, आपका 84। तो 84 में अनुमान लगाया जा सकेगा कि लगाया जाएगा, यानी कि उपधारणा कर सकेगा न्यायालय की, करेगा। तो सर आपका, तो आपका करेगा, उपधारित करेगा, यानी कि ये विधि की उपधारणा है, खंडनी है। यानी कि विपक्षी ये साबित कर सकता है कि हजूर ये विदेश का भले पुस्तक हो लेकिन इस पुस्तक में बातें जो लिखी गई हैं वह गलत है, या निर्णय में जो बातें लिखी गई हैं क्या है, गलत है, क्योंकि निर्णय कुछ और आया था और इसमें लिखा गया है कुछ और। क्योंकि देखिए आपका गलत हो सकता है, तो जो निर्णय वहाँ के न्यायालय ने दिया हो सकता है छापने वाले से कुछ गलती हो जाए और उसके विपरीत बात लिख दिया जाए। जैसे कि आपका मैंने किताबों में भी एक दो बातें लिखी गई हैं, कहीं कहीं आप देखते होंगे बनाम भारत का राष्ट्रपति। तो भारत का राष्ट्रपतिवाद का पक्षकार नहीं होता, लेकिन आप संविधान की किताब में एक दो जगह देखेंगे कि यूनियन वास्तव में यूनियन ऑफ इंडिया है, लेकिन उसमें किताबों में क्या लिख दिया गया है, भारत का राष्ट्रपति। वो गलत है, भारत का राष्ट्रपति पर लीगल पर्सनालिटी नहीं रखता, तो कौन रखती है भारत में संघ स्तर पर, यूनियन ऑफ इंडिया। तो गलती हो सकती है, आपका संविधान की किताब छापी गई है, वहाँ भी आपका भारत संघ की जगह एक दो जगह क्या लिखा है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति नहीं पढ़ना है, वहाँ काट कर क्या बना लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ आपका भारत संघ या यूनियन ऑफ इंडिया। वो गलत है, छापने में ही क्या हो गया, गलत। 85 आइए, 85 भी पूछा जाता है मुख्तार नामों के बारे में उपधारणा। यहाँ से जो क्वेश्चन बना है ये उत्तराखंड भी बना चुका है और आपका कह सकते हैं कि एमपी भी बनाया है कि मुख्तारनामा के बारे में, यानी कि आपका
मुख्तारनामा के बारे में, मुख्तारनामा मतलब पावर ऑफ अटार्नी। पावर ऑफ अटार्नी देने का मतलब ये हुआ कि किसी को अधिकार प्रदान करना कि हमारे तरफ से आप काम करिए। जैसे कि सबसे उत्तम उदाहरण आपका, जैसे कि इसके पहले जो प्रेसिडेंट साहब थे यानी कि कोविंद जी, उन्हीं का उदाहरण देखा जाए। उनका मकान था कानपुर में, तो उन्होंने अपना मकान बेचा, लेकिन स्वयं नहीं आए थे। उन्होंने एक पावर ऑफ अटॉर्नी लिख दिया एक आदमी को प्राधिकृत किया और कहा कि हमारी ओर से तुम हमारा मकान क्या करना, बेच देना। तो अगर मुख्तारनामा, इसी को मुख्तार कहा जाता है, जिसको पावर दिया जाता है वो आपका मुख्तार हो गया। तो मुख्तारनामा यानी कि प्राधिकृत करना। तो जिस व्यक्ति को प्राधिकृत किया गया है तो ये मुख्तारनामा रजिस्टर्ड होता है। अगर रजिस्टर्ड है तो ये माना जाएगा कि इनको मुख्तार नियुक्त किया गया। रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर उसका क्या कराइए, पंजीकरण कराइए। कितना अधिकार सौंप रहे हैं उसमें लिखिए कि हम इनको इतना जमीन बेचने का अपनी ओर से क्या दे रहे हैं, या तो पूरी जमीन या कुछ जमीन, उसमें लिखना पड़ेगा। मुख्तारनामा को रद्द करा सकते हैं जाकर रजिस्ट्रार ऑफिस में एप्लीकेशन देकर। मुख्तारनामा को आप क्या करा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन रद्द, दोनों हो सकता है। तो अब मुख्तारनामा के बारे में उपधारणा, तो आपका ये भी विधि की उपधारणा है, लेकिन खंडनी उपधारणा है, सतर्क रहना है। अब आपको टीपीए की धारा 7 पर गौर करना है, तुरंत कोरिलेट करते हुए। संपत्ति अंतरण, अभी बिहार में पूछा भी गया था कि अंतरण के लिए कौन व्यक्ति कॉम्पिटेंट या सक्षम होगा, ये टीपीए की किस धारा में दिया गया है, तो सेक्शन 7 भाई पूछा गया था बिहार में। यानी एक और क्वेश्चन बना था बिहार में, नेमो डेट कोड नॉन हैबिट, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने से उत्तम हक का ट्रांसफर नहीं कर सकता। ये सिद्धांत सेक्शन 7 में समाहित हैं। इसके 3 अपवाद रट कर जाइएगा, 35, 41 और 43। पहला डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन 35 में कूपर बनाम कूपर का केस। फिर आपका 41 में आस्टनेबुल ओनर द्वारा अंतरण, यानी कि आपका फैलाव का सिद्धांत कहिए। 41 में दृश्यमान स्वामी और 43 में अपराधीकृत व्यक्ति द्वारा अंतरण, फीडिंग द ग्रांट बाई स्टापेट। तीनों याद करके जाइएगा, अपवाद हैं। अब सेक्शन 7 की बात आई है, यहाँ भी अथराइज किया जाएगा। अंत संपत्ति का ट्रांसफर करने में वह सक्षम है जो संविदा करने में सक्षम हो, पहला नियम। और दूसरा नियम, जो या तो संपत्ति का हकदार हो यानी कि स्वामी हो, या स्वामी नहीं है तो स्वामी द्वारा अंतरण के लिए क्या किया गया हो, अथराइज यानी कि प्राधिकृत। तो जो ये व्यक्ति प्राधिकृत किए जाते हैं, क्या उन्हें हम कहेंगे क्या कि मुख्तार, या उनको पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया गया। और ये जो पावर ऑफ अटॉर्नी दिया गया है अगर रजिस्टर्ड है तो तुरंत 85 काम करेगी। न्यायालय ये अनुमान लगाएगा ये सही है कि गलत है, सही है।
देखिए आपका 85 भी याद रखिए, कई जगह पूछा गया है। 85 जब भी पढ़िए मैं बता दूं, कम से कम संविधान का अनुच्छेद पढ़िएगा, वहां से भी 85 बहुत महत्वपूर्ण है। 85 बहुत महत्वपूर्ण है संविधान का। वहाँ क्वेश्चन बना है कि निम्नलिखित में से आपका कौन सा कार्य राष्ट्रपति नहीं करता? तो लोकसभा का सत्रावसान, लोकसभा के सत्र को आहूत करना, लोकसभा का विघटन, लोकसभा का स्थगन। तो क्या नहीं करता? तो स्थगन कौन करता है? मुलतवी। तो हाँ, वही अध्यक्ष। अध्यक्ष अध्यक्ष ने तो भाई उपाध्यक्ष करेगा। देखिए आगे 85 के बाद 85 है, इलेक्ट्रॉनिक करार के बारे में उपधारणा। ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रॉनिक करार के बारे में उपधारणा, ये 2000 में धारा जोड़ी गई। और आपका कह सकते हैं कि 2008 में कुछ शब्द इसमें संशोधन किए गए हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर भी जोड़ दिया गया है। अब यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये बना है कि इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट के बारे में प्रियम्पशन की धारा में दिया गया है। पहला क्वेश्चन, तो आपका जवाब रहेगा 85A में। क्या उपधारणा की जाएगी? तथ्य की विधि की? विधि की उपधारणा करेगा। करेगा का मतलब है कि विधि की खंडनीय उपधारणा। तो क्या उपधारणा की जाएगी कि माने पक्षकार इलेक्ट्रॉनिक करार किए थे कि नहीं किए थे? किए थे। तो देखिए न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जो पक्षकारों के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर को अंतरिष्ट करने वाला करार होना तात्पर्य है, इस प्रकार पक्षकारों के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के साथ किया गया था। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जो करार हैं उनको मान्यता पूछ सकता है कि कौन सी धारा दे। इलेक्ट्रॉनिक करार के बारे में उपधारणा कौन सी धारा में है? 85A। इसके बाद आपका 85B भी पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में उपधारणा, क्रम से याद रखिए। करार पूछे तो 85A, और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में उपधारणा पूछे तो 85B। यहाँ तक कि 85C भी पूछा जा चुका है। इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के बारे में उपधारणा तो 85C। एक क्वेश्चन यहाँ बनने का चांस रहता है। इलेक्ट्रॉनिक करार पूछे तो 85A, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या हस्ताक्षर के बारे में अनुमान पूछा गया भाई कई बार, 85B। और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर सर्टिफिकेट के बारे में 85C। कम से कम सेक्शन मिलाने के लिए आता है। करार, उसके बाद अभिलेख हस्ताक्षर, उसके बाद प्रमाण पत्र। ये एक क्वेश्चन चांस रहता है यहाँ आने का। इसके बाद 86 देखिए, विदेशी न्यायिक अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों के बारे में उपधारणा। अब कुछ उपधारणाएं आपका फैक्ट वाली आएगी। मैं प्रिज्यूम देखिए, आपका न्यायालय यह उपधारित कर सकेगा, जैसे ही शब्द आया मैं प्रिज्यूम या कर सकेगा, तो पहला नियम 86 पर लिख लेना है। यह तथ्य की उपधारणा है, सदैव खंडनीय होती है। तथ्य की कौन सी उपधारणा है? तथ्य की यानी कि प्राकृतिक या स्वाभाविक, नेचुरल कहा जाता है। देखिए, न्यायालय यह उपधारित कर सकेगा कि ऐसे किसी देश के जो भारत का या हर मजिस्ट्री के अधिक्षेत्रों का भाग नहीं है, न्यायिक अभिलेख की प्रमाणित प्रति तात्पर्य होने वाली कोई दस्तावेज असली और शुद्ध है, यदि वह दस्तावेज किसी न किसी रीत से प्रमाणित हुई तात्पर्य हो, जिसका न्यायिक अभिलेखों की प्रतियों के प्रमाणन के लिए उस देश में साधारणतः काम में लाई जाने वाली रीति होना, ऐसे देश में या के लिए केंद्रीय सरकार के किसी प्रतिनिधि द्वारा प्रमाणित है। इसका मतलब ये हुआ
कि एक लाइन यहाँ अलग से लिख लीजिए कि न्यायालय के जो निर्णय आदेश डिक्री कि जो विदेशी न्यायालय के अगर विदेशी न्यायालयों के निर्णय डिक्री या आदेश की वहाँ से प्रमाणित कापी लाकर और भारत में पेश किया जाता है तो भारत के न्यायालय क्या उपधारणा कर सकेंगे कि वह सही है। तो किस धारा में कर सकेंगे? 86। चाहे करें या करने से क्या कर दें? इनकार। क्योंकि तथ्य की उपधारणा में अनुमान निकालना न्यायालय का विवेकाधिकार होता है, चाहे अनुमान निकाले और चाहे अनुमान न निकाले। ये तथ्य की उपधारणा। 87 पुस्तकों, मानचित्र और चार्टों के बारे में उपधारणा। तुरंत आपका पुस्तक, मानचित्र और चार्ट आ जाए तो पिछली धारा 83 से जोड़कर पढ़िएगा 83। फिर बताइए तो अगर केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार 83 पहले आइए। अगर केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के प्राधिकार के तहत कोई मानचित्र, रेखा या इत्यादि बनाया गया है तो 83 कहती थी कि न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि यह मानचित्र सही है कि गलत, और जैसा धरातल पर है वैसा ही मानचित्र बनाए। तो अब बताइए केवल केंद्रीय सरकार के प्राधिकार से तो बनता नहीं भाई, आम जनता भी बना सकती है। जैसे आप लोग एटलस खरीद कर लाते हैं किताब, तो उसके लिए क्या उपाय है? जो एटलस आप लोग लाते हैं ज्योग्राफी पढ़ने के लिए, तो अब आपका वही बातें किस धारा में आएंगी? 87। देखिए अब न्यायालय यह उपधारित कर सकेगा, यानी कि 87 भी लिखते रहिए बैरक पर। किसकी उपधारणा हुई? तथ्य की। किसकी हुई? न्यायालय यह अनुमान लगा सकेगा कि कोई पुस्तक जिसे लोक या साधारण हित संबंधी बातों की जानकारी के लिए देखे और प्रकाशित मानचित्र या चार्ट जिसके कथन सुसंगत तथ्य हैं और जो उसके निरीक्षण के लिए पेश किया गया है उस व्यक्ति द्वारा और उस समय और उस स्थान पर लिखा गया था और प्रकाशित किया गया था, जिसके द्वारा या जिस समय या जिस स्थान पर उसका लिखा जाना क्या है? तात्पर्य। यानी कि साधारण हित संबंधी बातें लिखी गई हैं या आपका लोक संबंधी बातें लिखी गई हैं, और ऐसी दशा में कोई प्राइवेट व्यक्ति किताब लिखा है, चार्ट बनाया है, नक्शा बनाया है, जैसे एटलस बिकता है, और तो ऐसी दशा में अगर वह किताब या एटलस या चार्ट पेश किया जाता है कोर्ट में, तो कोर्ट ये अनुमान लगा सकता है कि ये सही है। लेकिन अनुमान लगाने के लिए बाध्य, यानी कि एटलस पेश किए हैं किसी लेखक का, तो अनुमान लगा भी सकता है कि ये लेखक सही चित्र बनाया है, या न्यायालय चाहे तो कह सकता है कि ये सही चित्र नहीं है, आप दूसरा साक्ष्य लाइए और यही नक्शा है आपका, ये क्या करिए अलग से साबित। लेकिन सरकार के प्राधिकार के तहत बना है तब तो भाई सही माना जाएगा कि नहीं, और प्राइवेट आदमी ने बनाया है तो माना भी जा सकता है और नहीं भी। 88 तार संदेशों के बारे में उपधारणा खूब पूछा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका यूपी में भी बना है, एमपी में भी, कि तार संदेश के बारे में उपधारणा किस धारा में? 88 में। दूसरा क्वेश्चन बना है कि आपका कह सकते हैं कि तार संदेश के बारे में उपधारणा तथ्य की उपधारणा है कि विध की? तो शब्द ही पकड़ना है, मैं प्रिज्यूम है तो किसकी है? तथ्य की। एक क्वेश्चन अंदर जाकर बना है। वैसे तार अब समाप्त हो गया है भारत से, तार नहीं भेजा जाता, तार का सिस्टम समाप्त हो गया है। अब एक क्वेश्चन टेक्निकल आता है कि तार संदेश के बारे में क्या उपधारणा की जाएगी और क्या उपधारणा नहीं की जाएगी। यही भले अलग से लिख लीजिए। किस व्यक्ति ने तार भेजा, इस बारे में कोई अनुमान या उपधारणा नहीं की जाएगी।
लेकिन जो बातें लिखकर तार वाले को दी गई वही बातें वह प्रेषित किया है, इस बात की उपधारणा की जा सकेगी। तो बताइए किसकी उपधारणा नहीं की जाएगी? कि किस व्यक्ति ने तार भेजा, लेकिन क्या उपधारणा की जाएगी? कि जो बातें तार में लिख कर दी गई हैं वही बातें वह व्यक्ति क्या किया है तार में। तो तार आ जाता था। तो मान कर चलिए कि बहुत गंभीर मामला है, या तो शादी पड़ी हो किसी को या कोई मर गया है, यानी कि दो में से जैसे ही तार चला जाता था पुराने जमाने में, एक एक शब्दों का पैसा लगता था। लोग तार आपका बहुत शॉर्टकट में लिखते थे तार में बातें आपका, और तार चला गया मतलब ये हुआ कि बहुत आफत आ गई है, तभी तार गया है। क्योंकि उस समय तो फोन और मोबाइल था नहीं उतना, तो तार इत्यादि लेटर से ही काम चलता था। तो तार पहुंच जाता था मतलब आफत आ गई, और आजकल फोन पहुंच गया मतलब आफत आ गई। तो आजकल तो तुरंत 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 सूचनाएं एक सेकंड में वितरित हो जा रही हैं। तो देखिए आपका बेरट की भाषा, क्योंकि एक टेक्निकल क्वेश्चन आता है क्या अनुमान नहीं किया जा सकेगा, वहीं पॉइंट अलग से लिखना है। मैं बेरट की भाषा बता रहा हूँ। देखिए न्यायालय यह उपधारित कर सकेगा, तो पहला पॉइंट पकड़ना है। मैं प्रिज्यूम लिखा है तो तथ्य की उपधारणा है कि विधि की, तथ्य की, कि कोई संदेश जो किसी तार घर से उस व्यक्ति को भेजा गया था जिसे ऐसे संदेश को संबोधित होना तात्पर्य है, उस संदेश के समरूप हैं जो भेजे जाने के लिए कार्यालय को दिया गया था। यानी कि हमने ये लिखा कि जल्दी आओ, और तार कार्यालय को दिया लिखकर, तो ये अनुमान न्यायालय निकाल सकेगा कि जो बातें आपने लिख कर दी हैं तार घर के कर्मचारी ने वही बातें दूसरे को क्या की हैं, भेजी हैं। लेकिन अगला पॉइंट, किंतु न्यायालय उस व्यक्ति के बारे में जिसने संदेश पारेषित किए जाने के लिए संदेश को परिदत्त किया था कोई उपधारणा नहीं करेगा। यानी कि किस व्यक्ति ने तार भेजने के लिए दिया था, क्या उस व्यक्ति के बारे में कोई न्यायालय अनुमान लगा सकेगा? नहीं। तो दो पॉइंट यहीं पूछे जाते हैं कि किसके बारे में अनुमान लगाया जा सकेगा कि जो तार दिया गया वही बातें क्या की गई, भेजी गई होंगी। लेकिन कौन भेजने के लिए दिया, कौन व्यक्ति तार दिया है भेजने के लिए, क्या इस बारे में कोई अनुमान लगाया जाएगा? नहीं। यही क्वेश्चन गलत होता है। इसको लास्ट लाइन को अंडरलाइन करना है कि भेजने वाले व्यक्ति के बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया जाए। यही गलती होती है, इसको सुधारिए। 88 इलेक्ट्रॉनिक संदेश के बारे में उपधारणा, तो सेम इलेक्ट्रॉनिक संदेश के बारे में हो गया। मैंने जो संदेश आपने भेजा वही दूसरे को प्राप्त हुआ, लेकिन किसने भेजा इस बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया जाए। तो ये अलग से साबित करना पड़ेगा, इसीलिए ज़्यादा अपराधी बच भी जा रहे हैं। जैसे कि आपके मोबाइल से कोई गलत संदेश किसी को भेजा गया, तो हाँ आपके मोबाइल से भेजा गया, लेकिन आपने भेजा कि किसी अन्य ने भेजा इस बारे में कोई अनुमान नहीं। ये तो साबित करना होगा कि इन्होंने ही भेजा था। तो आप बचा भी ले सकते हैं कि हम नहीं भेजे थे, हमारा मोबाइल ही चोरी हो गया था। देखिए 2 घंटा पहले की रिपोर्ट, उसने भेजा। या हमारा मोबाइल हैक हो गया था और साइबर अपराधियों ने हैक करके मैसेज भेज दिया, हम क्यों भेजेंगे। या फेसबुक हैक हो गया, ट्विटर हैक हो गया, इत्यादि जैसे हैकर हैं ही। और साइबर अपराध 2022 में भी खूब बढ़े हैं। आपका कोरोना काल में तो बहुत ज़्यादा बढ़े थे। लोग आपका भूखे मर रहे थे, खाली थे। तो खाली दिमाग शैतान का क्या होता है, घर होता है। तो वहीं शैतानी शक्तियाँ अंदर समा जाती हैं, हमारे अनुसार नहीं, बाबा के अनुसार।
और ये शैतानी शक्तियाँ क्या करती हैं, लोगों पर कहर डालती हैं। इसलिए आपका 2 बूंद लीजिए और ठंडी में क्या रहिए, सोए रहे, सही रहेगा। देखिए आगे भाई। इसके बाद 89 आ जाइए। पेश न की गई दस्तावेजों के सम्यक निष्पादन आदि के बारे में उपधारणा आपका यहाँ उपधारित करेगा। तो फिर हो गया विध की उपधारणा। 89 में विध की उपधारणा है, यानी कुछ एक दो तथ्य की थी, तो फिर बीच में कौन आ गई, विध की। इसके बाद आपका 90, और 90 ए जरूर पढ़िएगा। 30 वर्ष पुरानी दस्तावेजों के बारे में उपधारणा। अब देखिए आपका कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है। आपका बिहार में ये क्वेश्चन बना, यूपी में 2 बार से आपका 90 ए बन रहा है, लेकिन पहले 30 देखिए धारा, एक क्वेश्चन 90, एक क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। अगर कोई डॉक्यूमेंट है, वह डॉक्यूमेंट 30 वर्ष 30 ईयर्स, याद रखिए कितने वर्ष, 30 वर्ष पुराना है, उचित अभिरक्षा में प्रॉपर कस्टडी में रखा गया है, और उस प्रॉपर कस्टडी से निकालकर कोर्ट में पेश किया जाता है, तो न्यायालय यह उपधारणा कर सकेगा। तो दूसरा क्वेश्चन आया कि 90 की जो उपधारणा है वह तथ्य की उपधारणा है कि विधि की, तो तथ्य की। तथ्यात्मक खंडनी है कि अखंडनी, तो खंडनी, सदैव खंडनी। न्यायालय उपधारणा करने के लिए बाध्य नहीं है। तो पहले तो समय याद रखिए, कितने साल पुराना, 30 साल। कहाँ रखा गया हो, उचित अभिरक्षा, निकाल कर क्या किया गया हो, पेश। अब अगला क्वेश्चन, क्या उपधारणा कर सकेगा, दस्तावेज सही है, निष्पादन सही है, दोनों, इनमें से कोई नहीं। केवल दस्तावेज सही नहीं, इसका निष्पादन हुआ था, ये भी अनुमान लगाया जाएगा, और गवाहों की साइन भी सही है, सब कुछ अनुमान लगाया जा सकेगा। क्वेश्चन बना है कि किसका अनुमान किया जाएगा, दस्तावेज का कि निष्पादन का कि दोनों का, दोनों का, दोनों मार्क कराइए, बिहार ने बनाया है। अब बिहार ने एक और क्वेश्चन बनाया कि 30 वर्ष की गणना कब से की जाएगी। तो जो बिहार ने एक आंसर बनाया, जिस दिन वह कोर्ट में दस्तावेज पेश किया जाता है। देखिए यूपी ने ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं बनाया, लेकिन बिहार ने ये क्वेश्चन बनाया कि 30 वर्ष की जो गणना है वह कब से की जाएगी। तो मैं फिर बता दूं, जो बिहार का आयोग का आंसर है उसके अनुसार, जिस तारीख को वह दस्तावेज कोर्ट में क्या किया गया है पेश, उससे कितने, 30 वर्ष पहले का हो। दूसरा आपका जो मॉडल देखना है, आपका यूपी में संशोधन हुआ है, ये 30 साल की जगह 20 साल किया गया है, 20 ईयर। यूपी में संशोधन है कितना, 20 ईयर। इसके बाद 90 ए आ जाइए। 5 वर्षीय पुराने इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के बारे में उपधारणा। तो इलेक्ट्रॉनिक कितने वर्ष पुराने इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के बारे में उपधारणा की जाएगी, 5 वर्ष। 30 वर्ष न मार दीजिएगा, 90 में 30 वर्ष था, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख रहेगा तो 5 साल। आपका उचित अभिरक्षा में हो, निकाल कर क्या किया गया हो, पेश, कितने साल पुराना। तो तथ्य की उपधारणा की विधि की, शब्द पकड़िए, मैं प्रिज्यूम है कि शैल प्रिज्यूम, मैं प्रिज्यूम। तो एक ऐसी उपधारणा तथ्य की है, तथ्यात्मक है, प्राकृतिक है, लेकिन कितने वर्ष पुराना, 5। तो जहाँ जहाँ समय हो याद रखिए, 90 में 30 वर्ष, अब 90 ए में 5 वर्ष। खूब क्वेश्चन बना है। कब जोड़ी गई, हो सकता है पूछ ले। तो आईटी एक्ट सन 2000 द्वारा कब से लागू हुई, आगे पूछे तो 17 अक्टूबर सन 2000 द्वारा। क्या उपधारणा की जाएगी कि की जा सकेगी, की जा सकेगी, क्या की जाएगी कि दस्तावेज सही है कि गलत, सही। न्यायालय बाध्य नहीं है। भाई दोनों सेक्शन खूब पूछे जाते हैं, जितने क्वेश्चन अब तक बने हैं लगभग सभी क्वेश्चन हमने दोनों सेक्शनों पर बताया।
अब ये है कि भाई अगर आप जैसे कि कुछ लोग नए हैं, तो अगर पूरी धारा न याद हो पाए तो दो चार धाराएं मैं बता रहा हूँ। एक आपका 85 याद करके जरूर जाइए, फिर 85A 85B 85C आपका ये पूछा जा रहा है। फिर आपका 90 और 90A, चार पांच धाराएं तो हर हाल में याद ही होनी चाहिए। हाँ, 81 भी, आपका 81 ये भी पूछा जाता है। लेकिन वहीं चार पांच धाराएं तो हर हाल में याद होनी चाहिए, भले पूरी न हो। पूरा हो जाए तो अति उत्तम है, न हो तो कम से कम पाँच छः धाराएं भाई गलत न हो। 90 और 90 हर हाल में तैयार हो। 81 81 है। तार के बारे में भी पूछ लिया 88। तार के बारे में सतर्क रहिए। किस व्यक्ति ने तार मने भेजने के लिए दिया, इसके बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया जाए, यही पॉइंट आपका। और 90 में आपका 30 वर्ष की गिनती किस तारीख से की जाएगी, बिहार ने पूछा। तो आपका जिस दिन दस्तावेज, इस पर थोड़ा विवाद है। देखिए मैं फिर बता दूं, भले बिहार आयोग ने माना, लेकिन भिन्न भिन्न थोड़ा विवाद भी इस पर है कि आपका कब से गिनती की जाए। लेकिन चूंकि बिहार आयोग ने माना है, तो हमारे हिसाब से वो मारना सही रहेगा। वैसे न पूछे तभी ठीक है, विवादित क्वेश्चन। हाँ भाई, तो रेस्ट ले लिए तो संविधान चलाया जाए। संविधान आज से, संविधान लास्ट से शुरू करेंगे, जो लास्ट चैप्टर हैं, एकदम लास्ट आठ चैप्टर पढ़ाएंगे, एक या